वृद्धा आश्रम में बहू ने ऐसा क्या देखा। मनोज जी अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगे। अपनी कुछ जोड़ी कपड़े भी रखे और बहुत ही उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजुक प्यार से अपने इकलौते बेटे को हम लोगों ने बड़ा किया था। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि यह वक्त यह सब सोचने का और कमजोर पड़ने का नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। रूंधे गले से उन्होंने बताया कि अब वह भी वृद्धा आश्रम में रहना चाहते हैं। इतना बात सुनते ही उनके दोस्त दीनालाल सुन पड़ गए। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। मनोज जी ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज के झगड़ों से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस समय वह अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू अपने डाइनिंग रूम पर बैठ के चाय और बिस्कुट खा रहे थे, परंतु किसी ने भी उनसे पूछा तक नहीं कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं। ना ही किसी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। रोज रोज के अपमान और चिंता भरी जिंदगी से परेशान होकर मनोज जी वृद्धा आश्रम चले गए। थोड़ी ही समय में उनके वृद्धा आश्रम में बहुत सारे मित्र बन गए के साथ रोज सुबह से शाम एक्सरसाइज करते थे। मनोज जी को वृद्धा आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें आश्रम में सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, सैर सपाटे में जाया करते थे, जबकि घर में रोज की झगड़ों से मनोज जी का दिल रंज हो जाता था। अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना खून पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन मनोज जी आश्रम के बरामदे में टहल रहे थे, तभी वृद्धा आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई बुजुर्ग वृद्धा आश्रम में आया है जिसने ना जाने कितने जतन से बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर कोई आंसू लिए आश्रम में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का और एक बूढ़ी औरत जो शायद उसकी माँ थी। लड़का उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर भी नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 साल की एक और महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस औरत के हाथ में दे दिया और चिल्ला चिल्ला कर उस बूढ़ी औरत से बातें करने लगी। वह बूढ़ी औरत चुपचाप महिला की बातें सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछते हुए वृद्धा आश्रम में आ गई। मनोज जी की ओर देखते ही वह औरत अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। मनोज जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। मनोज जी बार बार वापस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा पीछे से शायद वह महिला को जानते हैं और पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला आखिर है कौन। मनोज जी देखते ही वह महिला अपने पल्लू से अपना चेहरा ज़्यादा छुपाकर रखती थी, लेकिन जब वह महिला बागवानी के काम कर रही थी तो मनोज जी उसी समय सैर सपाटे के लिए जा रहे थे। उसी समय महिला के सर से पल्लू भी गिर गया। मनोज जी को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन निकल गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का वक्त हो गया है, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो गए? सभी लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल गया था। बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद मनोज जी की नज़रें बार बार सुषमा देवी को ही ढूंढ रही थी। उनसे वह पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका भरा पूरा परिवार था और कहती थी कि अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हूँ, फिर आज ऐसा क्या हो गया। मनोज जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धा आश्रम में आई थी वह आज खाना खाने क्यों नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसीलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशानी भी आखिर क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वह बार बार अपने घर को ही याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर मनोज जी का मन और परेशान हो गया। वह जानना चाहते थे कि आखिर सुषमा देवी के साथ ऐसा क्या हुआ है। मनोज जी ने सोचा कि वह जाकर उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। वह बूढ़ी औरत मनोज जी को अपने सामने खड़ा देखकर थोड़ा परेशान हो गई। तभी मनोज जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची। सुषमा जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। यह देखकर मनोज जी और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे, क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। अपने ही विचारों में मगन मनोज जी वृद्धा आश्रम के आंगन में टहलने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धा आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं आपको मरहम पट्टी कर देता हूँ। मनोज जी कहते हैं, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए मनोज जी आंगन में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी अपनी घटना को याद करने लगे। जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे तब उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लग गई और उनका बेटा चिल्लाकर बोला, क्या आप संभल कर चल नहीं सकते। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हैं और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हैं। अगर कोई काम नहीं होता है आपसे तो मत किया कीजिए, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते, पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। उससे इतना भी नहीं हो पाया कि अपने पिता का हाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब मनोज जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। मेरी इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, बच्चों की तरह हरकत हो गई है। न जाने ऐसी कितना बार हुआ था जब मनोज जी अपने बेटे बहू से अपमानित होते रहते थे। अपने अतीत में झांकते मनोज जी अभी अपने विचारों में खोए हुए ही थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र रामलाल जी आते हुए दिखाई दिए। रामलाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मनोज जी बोले, क्या बात है राम बाबू, आज तो बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। तभी राम बाबू ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। रामलाल जी की बातें सुनकर मनोज जी कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो।
तभी रामलाल जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मनोज जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगी, यह केवल किस्सा मेरे साथ ही नहीं हुआ है, यह सुषमा जी के साथ ही नहीं हुआ। वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की ज़िंदगी में आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होता है। बिना किसी वजह के अपने मर्जी से कोई वृद्धा आश्रम नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए कभी मजबूर या तैयार नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपने अतीत की बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोतियों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी है। मनोज जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज़ पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखों में आंसुओं से भर गया। इसी समय वृद्धा आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। मनोज जी सीधे होकर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। मनोज जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर मनोज जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे, आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 4 साल का पोता बंटू उनको देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा, उनसे गले लग गया। मनोज जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मार कर वृद्धा आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर सा पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में ख्याल आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला कोई तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज बंटू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। बंटू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित हो। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी मनोज जी बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी उनका बेटा बोला, पिताजी, आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी मनोज जी बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बुलाने आए हो, ले जाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। ज़रूरत पड़ी तो मुझे यहाँ लेने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ। एक बार भी खबर लेने तक नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ। फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धा आश्रम क्यों चले गए। आज ज़रूरत पड़ी
तो हाथ जोड़कर मुझसे मिलने आ गए हो, मुझे ले जाने आ गए? नहीं, अब यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए मनोज जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों रोनी सूरत लेकर मनोज जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोती की खुशियों में शामिल होने का मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर मनोज जी का दिल पिघलने लगा। तभी बंटू बोला, चलो ना दादू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने पोते की बात सुनकर मनोज जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बंटू ने कहा तो वे घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर चलूँगा और जैसे ही बंटू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धा आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बंटू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। मनोज जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिन बाद मिले, परंतु मनोज जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ, उनकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय मनोज जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी गीता की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या कभी पेट भरता है? एक रोटी और ले लीजिए, रोटियां गिनकर नहीं खाई जाती, अभी गर्म है तो अच्छी लगेगी, एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। अरे नहीं गीता, मेरा पेट भर चुका है और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते मनोज जी सोचने लगे। एक गीता थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया है। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी कोई परेशानी नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गम पता नहीं कब उनकी आंखें लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे वह बाहर आए तो बहू रेखा बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धा आश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन ही ना बना ले, इसीलिए जल्दी से जल्दी इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ देना ही सही होगा। मनोज जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसीलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे वृद्धा आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं और देखते हैं कि उनकी बहू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धा आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। मनोज जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रह कर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धा आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद चीज़ काम भी करता हूँ। कोई भी मुझे अपमान नहीं करता। जैसे वृद्धा आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। मनोज जी भी कार से निकलकर अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए
और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू का आवाज़ लगाई। फिर दोनों अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी मनोज जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। मनोज जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धा आश्रम के आंगन में पहुंचकर मनोज जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से सुषमा जी को बुलाने को कहते हैं। सुषमा जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही मनोज जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू रेखा का तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। दौड़कर सुषमा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों को सुषमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के पास बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धा आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार तुम मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने मान भी लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर ही गई होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुषमा जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 2 महीना पहले ही यहाँ वृद्धा आश्रम छोड़कर चले गए थे, लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके तो बता सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन वृद्धा आश्रम आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम में और तुम्हारे भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाभी और भाई की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए सुषमा जी ने उसे अपने गले से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसीलिए मुझसे दूर हो जाओ। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को अपने घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलाद ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा का सर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। तभी सुषमा जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक ही नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपने करतूत पर शर्मिंदा होकर रेखा अपने ससुर जी की ओर गई और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। तभी राहुल ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मनोज जी और सुषमा जी दोनों घर जाने को मना कर दिया और कहा कि हमें अब बहू, बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धा आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन मनोज जी और सुषमा जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे को झेल सके। इतना कहकर मनोज जी और सुषमा जी अपने कमरे में चले गए। रेखा और राहुल दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब राहुल ने उस कागज को खोल के देखा तो उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी, क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है आज, मौत से पहले भी मौत आती है, जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है।
शरीर का भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे गए इन शब्दों को देखकर राहुल के दिल पर न जाने कितनी तीर एक साथ चुभने लगे थे और उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे में थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता का वृद्धा आश्रम में होना संतान की वजह से। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को सच में छू गई होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत